YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत में हम लोगों ने मिर्जा गालिब और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को चुना है और ये देखते हैं 2-3 एपिसोड कम से कम ये चीज लेगी। क्या आप लोग जानते हैं कि मिर्जा गालिब का उर्दू और फारसी के साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और मिर्जा गालिब ने जो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, साहित्यिक विरासत है और खासतौर पर उर्दू और फारसी की विरासत है और हिंदी की विरासत है, उसको जो दिया है वो बहुत ही मूल्यवान है। सामान्य तौर पर मिर्जा गालिब के बारे में जब भी बातचीत होती है तो उनका एक बहुत अच्छा बड़ा लेखन है जो कि फारसी में है और उससे कम लेखन है जो कि उर्दू में है। मिर्जा गालिब पे बात करने का एक मकसद यह भी है कि खासतौर पर जब गालिब अकादमी की तरफ से जो प्रोग्राम था उसमें जब मैं गया था तो मेरी एक अलग किस्म की तैयारी थी, लेकिन वहाँ एक समय की सीमा थी और ये सोच के कि वहाँ 15-20 मिनट में अपनी बात रखनी है, मैंने वहाँ बात रखी भी। उसका एक छोटा सा अंश आपके फेसबुक में है, लेकिन असल मसला उससे ज्यादा गंभीर है। असल बात यह है कि 18वीं 19वीं शताब्दी में जो कुछ घटा, खासतौर पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो चीज घटी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसने के पूरे हिंदुस्तान के परिदृश्य को प्रभावित किया। और आज मैंने चूंकि अभी जो विषय रखा है वो सिर्फ वर्चुअल युग में दस्तंबू एक महत्वपूर्ण डायरी मिर्जा गालिब ने 1857 के संग्राम के दौरान घर में बैठ के लिखी। उनके दरवाजे के बाहर 1857 का संग्राम चल रहा था और वो अंदर बैठ के डायरी लिख रहे थे और बहुत सारी जो सूचनाएं उनको मिल रही थी वो डायरी में दर्ज कर रहे थे। मिर्जा गालिब को लेके 1857 को लेके अनेक किस्म के मूल्यांकन, अनेक नजरिए से मूल्यांकन आए हैं। ये सच है कि 1857 का संग्राम पहला स्वतंत्रता संग्राम था। कुछ लोग उसे गदर कहते हैं, कुछ लोग उसे बगावत कहते हैं और उसकी विभिन्न किस्म से व्याख्याएं हुई हैं। इस प्रसंग में सबसे जो बुनियादी चीज जो अब है, जिस पर के पहले मैं बात करना चाहता हूं, जैसा कि हमने शीर्षक ही रखा है कि वर्चुअल युग में जो है दस्तंबू को कैसे पढ़ें, वो ये कि ये जो दौर है, नया दौर है, गालिब जिस समय दाखिल हो रहे थे वो प्रिंट रिवॉल्यूशन का दौर था। गालिब को इस बात का श्रेय जाता है कि उनकी अधिकतर रचनाएं उनके समय ही प्रिंट हुई, छपी, सामने आई। और कम रचनाएं जो उनके मरने के बाद सामने आई। तो गालिब का जो अब तक जो प्रचलित पाठ था, जो प्रचलन में था, वो पाठ कंटिन्यूअसली प्रिंट कल्चर के संदर्भ में ही उसकी व्याख्या और पुनर्व्याख्याएं तैयार हुई। लेकिन पिछले 30-35 वर्ष में भारत में जिस तरह से कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड कल्चर, वर्चुअल कल्चर और वर्चुअल युग की शुरुआत हुई है,
उसने एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है कि अब पाठ को प्रिंट कल्चर के संदर्भ में, या किसी भी लेखक को, पुराने लेखक को प्रिंट कल्चर के संदर्भ में या प्रिंट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में विश्लेषित करने में असुविधा है। इसलिए हमने ये शीर्षक रखा कि वर्चुअल युग में और वर्चुअल पर्सपेक्टिव में कैसे चीजों को देखा जाए। इस दौर की जो सबसे चिंताजनक चीज है वो ये कि इस दौर में जितनी भी चीजें आ रही उनमें कुव्याख्याओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस दौर में मौलिक पर कम और मौलिक की नकल पर ज्यादा बातें हो रही हैं। और ये भी कह सकते हैं कि मौलिक और नकल में अंतर करने की तमीज खत्म हो चुकी है। अब अंतर वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, अब महत्वपूर्ण है प्रदर्शन, परफॉर्मेंस। और प्रदर्शन और परफॉर्मेंस जब महत्वपूर्ण होने लगे और अंतर वस्तु को गौड़ कर दिया जाए तो समस्याएं और भी ज्यादा गहरी हो जाती हैं। इस दौर की एक और खूबी है, पहले ओरिजिनल बिकता था, किताब बिकती थी, अब किताब नहीं बिकती, किताब की नकल बिकती है, जीरोक्स बिकती है, डाउनलोड होता है। अब किसी भी लेखक का कर्म या नजरिया महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अब लेखक की आस्थाएं महत्वपूर्ण हो गई हैं। इसलिए अब हर लेखक में आस्थाएं खोजी जा रही हैं। तो सबसे बुरी चीज यह है कि इस दौर में कोई प्रेरणादायक चीज नहीं रही, कोई ऐसी चीज जिससे कि हम लोग प्रेरणा लें और समाज को बदलें, साहित्य को बदलें, संस्कृति को बदलें, राजनीति को बदलें। प्रेरणादायक कोई चीज नहीं रही। और जो प्रेरणादायक चीजें थीं, जो प्रेरणादायक आख्यान थे, कहानियां थीं, जो संघर्ष थे, वे एक सिरे से गायब हो चुके हैं। तो ये जो प्रवेश, जो नया, जो वर्चुअल कल्चर ने निर्मित किया है, उस वर्चुअल कल्चर को मैं बेसिकली एक जो तुलना की दृष्टि से, जैसे जिसे हम लोग धूप बत्ती कहते हैं कि धूप बत्ती जली और जितनी देर तक जलती है उतनी देर तक वो खुशबू रहती है, और धूप बत्ती खत्म हुई, खुशबू भी खत्म हुई। ये वर्चुअल कल्चर का नट शेल में सार तत्व है। ये भी कह सकते हैं कि वर्चुअल कल्चर में लोग अपनी स्मृति में चीजें नहीं रखते। आप लोगों से बात कीजिए, पूछिए उनसे, आप पूछिए उनसे मुजफ्फरनगर के दंगों में क्या हुआ था, याद नहीं है। गुजरात के दंगों में क्या हुआ था, याद नहीं है। भारत विभाजन में क्या हुआ था, याद नहीं है। यानी वर्चुअल कल्चर जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू लोगों के जेहन में सृजित करती है, वो है कि आपकी स्मृति का ही वो अपहरण कर लेती है। आपको अतीत की चीजें याद नहीं आती, आप सिर्फ जो सामने दिख रहा है वो, जैसा कि मैंने आपसे कहा, धूप बत्ती की खुशबू की तरह, वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा आपके लिए कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है। अब आपके लिए गांधी महत्वपूर्ण नहीं है जिसने कि फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया, आपके लिए नेहरू महत्वपूर्ण नहीं जिसने फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया। अब कह रहे हैं कि हमारे लिए मोदी महत्वपूर्ण है।
मोदी ने कोई आंदोलन ही नहीं किया लाइफ में। मोदी ने कोई हिंदुस्तान में कोई नई चीज क्रिएट ही नहीं की। गांधी के और नेहरू के नेतृत्व में जो कांग्रेस तैयार हुई, कांग्रेस ने पूरे देश को आंदोलित किया, उसने एक नया समाज दिया जिसे हम लोकतांत्रिक समाज कहते हैं। लेकिन हमसे तो कहा जा रहा है गांधी को भूल जाओ, नेहरू को भूल जाओ। हमें बार बार यह समझाया जा रहा है कि आप उन चीजों को याद कीजिए जो गांधी और नेहरू के खिलाफ थी या आज भी हैं। अब लोगों के जीवन में स्मृति की जगह अब सीडी आ गई है, वीडियो आ गया है, ऑडियो आ गया है, यूट्यूब आ गया है। ये भी कह सकते हैं स्मृति जितनी जल्दी आ रही है उतनी जल्दी जा रही है। आप जितनी देर तक बातें सुन रहे हैं तब तक तो ठीक है, उसके बाद तो भूल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि वर्चुअल युग में स्मृति का पैराडाइम बदल गया है। पहले लोग याद रखते थे गांधी ने क्या कहा था, पहले लोग याद रखते थे कि भगत सिंह ने क्या कहा था, पहले लोग याद रखते थे कि कबीर ने क्या कहा था और क्या लिखा था। अब वो सब हमारी स्मृति से धो पहुंच के साफ कर दिया गया है। इसे कहते हैं वर्चुअल कल्चर। और जिसे हम लोग प्रामाणिक आख्यान कहते हैं, प्रामाणिक कहानी कहते हैं। अब प्रामाणिक कहानी नहीं है, अब तो जो कुछ भी है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कहानी है, वही प्रामाणिक कहानी है जिनके कोई प्रमाण नहीं है। तो एक नए किस्म की कल्चर वर्चुअल युग ने पैदा की है जिसमें हम सिर्फ परफॉर्मेंस पर जोर देते हैं, प्रदर्शन पर जोर देते हैं, फैंटेसी पर जोर देते हैं, झूठे कल्पना लोक के निर्माण पर जोर देते हैं और इसमें खुश रहते हैं। यही वह परिप्रेक्ष्य है जिसमें कि हम नए सिरे से 1857 के संग्राम और उस 1857 के संग्राम पर लिखी गई जो महत्वपूर्ण डायरी दस्तंबू मिर्जा गालिब की, उसकी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि जब दस्तंबू आया तो वो प्रिंट के रूप में आया, छापे की मशीन हमारे देश में आ चुकी थी और दस्तंबू छपा। बाद में जो 1857 का संग्राम आया, 1857 के संग्राम को हमने किताबों में भी देखा, अखबार में भी देखा, सिनेमा में भी देखा। लेकिन आज के दौर में अब वो न किताब है, न कागज है, न सिनेमा है, बल्कि कंप्यूटर और कंप्यूटर का कोड है। अब हर चीज कंप्यूटर के कोडिंग के जरिए कन्वर्ट होकर सिनेमा में, ऑडियो में, वीडियो में, प्रिंट में जा रही है। कहने का मतलब है 1857 से लेके कोई भी चीज आज जब आप पढ़ते हैं तो वो कोड की कल्चर में कन्वर्ट हो रही है। यानी हम तक जो चीज पहुंच रही है वो कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर के शब्दों और कंप्यूटर की छवियों के जरिए पहुंच रही है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? बिंदु। कोडिंग की भाषा बिंदुओं के जरिए लिखी जाती है जिसे हम लोग बाइट्स कहते हैं। बाइट्स का या कोडिंग की भाषा का या कंप्यूटर की भाषा का या वर्चुअल की भाषा का सबसे दुखदाई पहलू है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कोड की भाषा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि देखो और चुपचाप समर्पण करो। ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर कम्युनिकेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक और
कंप्यूटर कम्युनिकेशन एक तरह से पैसिव ठंडा कम्युनिकेशन है। आप जितना इसमें जाएंगे आपके अंदर उतना ही, जिसे कहें कि निर्विकार, निर्विवाद, प्रतिरोध रहित चेतना, उसका निर्माण होगा। सतह पर लगता है कि कंप्यूटर की कल्चर ने, इंटरनेट की कल्चर ने जागरूकता पैदा की है, प्रतिवाद में इजाफा किया है। ये एक पहलू है जिस पर के लोग जोर देते हैं, बताते हैं। लेकिन इसका एक सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वह आपका यथार्थ से अलगाव और बढ़ा देता है। तो वह प्रतिवाद और प्रतिरोध कैसा होगा जिसका यथार्थ से लगाव ही ना हो, यथार्थ से उसकी कनेक्टिविटी ही ना हो। तो अगर हिस्टोरिकली देखें, वर्चुअल कल्चर ने सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक सत्ता की नीतियों, इनके प्रति हमारे अलगाव को या हमारे अज्ञान को और ज्यादा गहरा किया है। पहले हम अखबार के जमाने में जितना नीतियों के बारे में बात करते थे, गली मोहल्लों में बात करते थे, चारों तरफ चर्चाएं होती थी, आपस में संवाद करते थे, आज उससे कम संवाद करते हैं। आज हमारी नॉलेज उससे भी ज्यादा कम है, जबकि हमारे बीच में सूचनाओं का विस्फोट है, हमारे बीच में विभिन्न किस्म के माध्यमों का विस्फोट है। एक अन्य चीज, जब आप कोड की भाषा में बोलते हैं, जैसा कि अभी मैं बोल रहा हूं आपसे, जब बाइट्स में आप बोलते हैं तो आपकी कोई पहचान नहीं होती, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। तो अगर आप वो 1857 के संग्राम को, या हिंदी साहित्य के नवजागरण को, या बंगाल के नवजागरण को, या उर्दू के नवजागरण को आप तो आज के दौर में व्याख्यायित करने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे कि ये नवजागरण है, तो आप तय मान लीजिए। वर्चुअल कल्चर की खूबी है कि वह आपको पहचान से जुड़ने ही नहीं देती, वह आपकी आइडेंटिटी को बनने ही नहीं देती, क्योंकि वो वाइट्स में होती है। यही वजह है कि वर्चुअल कल्चर आपको आइडेंटिटी से जोड़ती नहीं है। इसलिए न तो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का पाठ आइडेंटिटी से जोड़ता है, न आपको गालिब का पाठ आइडेंटिटी से जोड़ता है, न आपको राजा राम मोहन राय का पाठ आइडेंटिटी से जोड़ता है, न आपको दलित का पाठ दलित की आइडेंटिटी से। अब सोचिए, दलित की अस्मिता की जो लोग बात कर रहे हैं, उनकी सारी अधिकतर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर कब्जा किसका है? उन लोगों का कब्जा है जो कि वे कभी भी दलितों के हितों के पक्ष में नहीं रहे। आप इलेक्शन कमीशन के जरिए जो रिजल्ट निकलते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनको रिजल्ट को उठा के देखिए आप। तो जब वर्चुअल कल्चर के दौर में आप बात करेंगे तो वर्चुअल कल्चर की खूबी है कि वह आइडेंटिटी बनने नहीं देती, और दूसरी है जो आइडेंटिटी की चीजें हैं उन्हें स्थिर नहीं होने देती। कितनी लड़ाई लड़ी लोगों ने रिजर्वेशन के लिए, और अब झटके में हर लेवल पर रिजर्वेशन को धीरे 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 साफ कर दिया गया। कहने का मतलब यह कि आज जब हम स्तंभों पर बात कर रहे हैं, 1857 के संग्राम पर बात कर रहे हैं, तो संदर्भ और समय दोनों ही बदल चुके हैं। ये वर्चुअल कल्चर का समय है, और एक ऐसा समय है जिसमें कि साधारण लोगों में, खासतौर पर मध्य वर्ग के शिक्षित लोगों में प्रतिवाद को लेकर, प्रतिवाद की परंपराओं को लेकर, प्रतिरोध को लेकर, प्रतिरोध के संगठनों को लेकर एक खास तरह का अलगाव या विद्वेष पैदा कर दिया गया है।
एक मजेदार चीज बता रहा हूं मैं आपको। अब मैं उस पूरे टेक्स्ट के दायरे में जाना चाहता हूं, जिससे कि आपको एक अंदाजा लगे कि आखिर ये जो दस्तंबू है, ये दस्तंबू जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट क्या स्थिति पैदा कर सकता है। दस्तंबू में एक जगह ज्योतिष और भाग्य की बात की भी चर्चा है। जब गालिब पर जो लोग बात करते हैं, उसमें गालिब दस्तंबू में लिखते हैं, कोट, मैं जो जमाने के हाथों असाध्य दुख उठा रहा हूं, यह मुनासिब समझता हूं कि इस धरती पर बसने वाले जिन्होंने मेष राशि को नहीं देखा है और जो मंगल और शनि के नाम ही से परिचित हैं, अनसुनी और अनदेखी बातों में न उलझें, बल्कि ये समझ लें कि जमाने ने जिसके सीने में अतीत और भविष्य के रहस्य सुरक्षित हैं और भले लोगों के काम को बिगाड़ना पुरानी आदत है, यह पसंद न किया कि फिरंगी बुद्धिमानों को किसी गैर फौज के हाथ से हानि पहुंचाए, बल्कि उसने इसी गिरोह की तरह, यानी फैली हुई जो फौजों को उन्हीं पर आक्रमण के लिए भेज दिया। यानी मेरठ से जो बगावत शुरू हुई थी, उस बगावत के संदर्भ में गालिब अपनी बात इस रूप में व्यक्त कर रहे हैं। गालिब की इस पुस्तक में बहुत ही डिटेल्स में बहुत सारे विवरण और ब्यौरे हैं। उसमें उन्होंने 11 मई 1857 के दिन मेरठ के बागी सिपाहियों को अभागे, उन्मत्त, अत्याचारी, बर्बर, अंग्रेजों के खून के प्यासे, उपद्रवी, मदहोश, अक्खड़ प्यादों आदि के नाम से विभूषित किया है। जब विद्रोहियों के हाथों अंग्रेजों की मौत हुई तो गालिब ने लिखा, मैं ये डिटेल्स क्यों बताना चाहता हूं, इसकी जो असल बात है वो मैं सबसे आखिर में करूंगा। गालिब ने लिखा, धरती हर तरफ कोमल शरीरों यानी अंग्रेजों के खून से लाल हो गई। बाग का हर कोना तबाही और बर्बादी के कारण बहारों का कब्रिस्तान बन गया। इस तबाही को विनाश की चिंगारियां बरसाने वाली मौत की गालिब ने संज्ञा दी। जब 1857 का संग्राम खत्म हुआ तो गालिब ने 11 मई 1857 के दिन इसकी समाप्ति पर लिखा, खुदा खुदा करके उस अशुभ दिन का अंत हुआ। हर तरफ अंधेरा फैल गया। इन बर्बरों और हत्यारों ने शहर में जगह जगह पड़ाव डाला। रफ्ता रफ्ता दूर दूर के शहरों से खबरें आने लगी कि मुख्तलिफ फौजों के बागियों ने हर छावनी में अफसरों को कत्ल कर दिया है और नमक हरामों ने खुल्लम खुल्ला बगावत का शोर मचा रखा है। गिरोह के गिरोह, चाहे सिपाही हो या किसान, सब इकट्ठे हो गए और किसी निश्चित कार्यक्रम के बिना ही दूर और नजदीक हर जगह एक ही काम के लिए कमर कस ली। फिर कैसी मजबूती से कमरें कसी थी कि सिर्फ लहू की नदी की वे तरंगें ही उन्हें खोल सकती थीं जो कमरों से गुजर जाएं। लगता था जिस तरह झाड़ू की बहुत सी सींगों को एक ही सूतली से बांधा जाता है, उसी तरह इन अनगिनत लड़ने वालों की कमरें भी एक ही कमरबंद से बंधी हुई थी। निस्संदेह हिंदुस्तान को सुख शांति से रिक्त करने के लिए अगर इन चीजों को ढूंढा जाए तो घास के तिनके के बराबर भी निशान न मिले। ऐसी ही झाड़ू की जरूरत थी। बहुत से लश्कर बिना सरदारों के तैयार हो गए। बहुत सी फौजें अफसरों के बिना लड़ाई के लिए उठ खड़ी हुई हैं। तोपें, गोला बारूद, छर्रे, सारांश यह कि सारा सामान अंग्रेजों से लिया, लड़ाई के सारे तरीके अंग्रेजों से सीखे और उन्हीं सिखाने वालों और स्वामियों से लड़ने के लिए
तैयार हो गए। अनकोट। ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूं, ये थोड़ा सा इसके डिटेल्स में भी जाऊंगा मैं, कि 1857 के संग्राम के बारे में तरह तरह के पर्सपेक्टिव प्रचलन में है हिस्ट्री की किताबों में। मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि 1857 का एक पर्सपेक्टिव तो वह है जो कि अनेक हिस्टोरियंस ने लिखा है। मेरी दृष्टि में 1857 के दो महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य बनाने वाले बिंदु बन सकते हैं। पहला यह है कि किसान विद्रोह और किसान विद्रोह के कारण जो चेतना पैदा हुई थी उसने बागियों में प्रतिवाद की भावना को जन्म दिया। किसानों के शोषण की प्रक्रिया उस समय सबसे ज्यादा तेज थी। और इससे भी ज्यादा खतरनाक पहलू जो है वो ये है कि 1857 के संग्राम का अब तक नरसंहार के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण नहीं हुआ है। जलियांवाला बाग के कांड का नरसंहार के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन उपलब्ध है। एक सवाल यह है कि 1857 के संग्राम में नरसंहार हुआ था कि नहीं हुआ था। अकेले दिल्ली में अंग्रेजों के द्वारा 27,000 से अधिक मुसलमानों को सरेआम फांसी दी गई थी। बड़े पैमाने पर बस्तियां उजाड़ी गई थीं। चुन चुन के लोगों के सामान लूटे गए, हत्याएं की गई, हजारों लोगों की हत्याएं हुई। अगर आप 1857 के संग्राम का मूल्यांकन हिंदू मुस्लिम सद्भाव से लड़ी गई लड़ाई के तौर पर करेंगे तो आप हिंदू मुसलमानों के बीच में सद्भाव के नाम पर इस नरसंहार को आप एक तरह से गौड़ बना देंगे। मेरा मानना यह है कि नरसंहार के पर्सपेक्टिव की जितनी जरूरत 1857 के संग्राम को है, अगर 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने दिल्ली में जो मासेकर किया या जो निर्दोष लोग बागियों के हाथों मारे गए, उनकी भी आलोचना की जानी चाहिए। तो हमने साहित्य के अंदर और हिस्ट्री के अंदर नरसंहार के परिप्रेक्ष्य को तो गालिब के संदर्भ में दाखिल ही नहीं होने दिया अभी तक। अगर नरसंहार का परिप्रेक्ष्य दाखिल हो और उस नरसंहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जो नवजागरण का जो पूरा का पूरा परिदृश्य बन रहा था, उस नवजागरण के परिदृश्य में सबसे जिसे कहें कि काला धब्बा, इतिहास का काला धब्बा था 1857 का संग्राम और उसमें अंग्रेजों के द्वारा किया गया नरसंहार, जिसमें हजारों लोग मरे थे। पूरे स्वतंत्र भारत में किसी भी सांप्रदायिक दंगे में इतने लोग नहीं मारे गए जितने के लोग अकेले 1857 के संग्राम के समय दिल्ली में सरेआम मौत के घाट उतारे गए। संयोग की बात थी कि वे भी मुसलमान थे। 1857 का संग्राम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, उसका याद करना और 10 स्तंभों के जरिए जो डिटेल्स हैं उनको स्मरण करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1857 के संग्राम के बाद एक घेटो कल्चर विकसित की गई। भारत में घेटो कल्चर नहीं थी, हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे। तो एक तरफ आपने मासेकर की कल्चर, नरसंहार की संस्कृति को जन्म दिया, हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतारा, और दूसरी तरफ घेटो कल्चर पैदा की कि मुसलमान अलग रहे, वो अपनी बस्ती बसाएं। दिल्ली में रहने के लिए टिकट जारी किए गए। मैं बाद में चर्चा करूंगा गालिब के पत्रों के संदर्भ में उनकी। कैसी दिल्ली थी? 1857 के संग्राम के बाद दिल्ली एकदम उजड़ी हुई थी। तो 1857 के संग्राम पर जब बात होगी और 10 स्तंभों के जरिए जब बात होगी, 10 स्तंभों जो एक किताब है, वो डायरी भी है, वो गालिब के संस्मरण भी है, उसमें उसकी आप बीती भी है लेखक की,
और वह उसकी आत्मकथा भी है। एक साथ 3-3 जेनर हैं उसमें, और सीधे एक रियलिटी है जिस रियलिटी को कायदे से डीकंस्ट्रक्ट करके पढ़ा जाना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि गालिब को पढ़ने के लिए समीक्षा की नहीं, विश्लेषण की जरूरत है। समीक्षा बहुत हुई है गालिब पर, लेकिन विश्लेषण बेहद जरूरी है। तो गालिब पर जब बात होगी तो किस संदर्भ में बात होगी? नरसंहार और नरसंहार के परिप्रेक्ष्य को भूल जाएंगे कि याद रखेंगे? नरसंहार के परिप्रेक्ष्य को याद रखेंगे तभी समझ में आएगा गालिब ने आनंद पर इतना क्यों लिखा। एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, दिल्ली कैसी थी 1857 संग्राम के बाद? गालिब लिखते हैं घर वीराने मालूम होते हैं और मकान मार काट करने वालों के लिए मुफ्त के दस्तरखान बने हुए हैं। जिन लोगों का तनिक भी महत्व न था वे खंजर हाथ में लिए अकड़ते और अपनी उद्दंडता का प्रदर्शन करते फिरते हैं। शांति प्रिय भले लोग घर से बाजार तक आते हुए रास्ते में 20 जगह अपमान और विवशता महसूस करने पर मजबूर हैं। लुटेरे दिन में दिलेरी के साथ लूटपाट में व्यस्त हैं और रात को रेशमी बिस्तरों में सोते हैं। अनकोट। इसी में आगे आगे लिखते हैं गालिब, कोट, बड़े बड़े उच्च वंशी लोगों के घरों में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं। अंधेरी रात में जब प्यास अधिक बढ़ती है तो बिजली चमकने की प्रतीक्षा करते हैं कि यह देखें कि सुराही कहां रखी है और प्याला किधर है। कितनी भयावह स्थिति थी उसका एक और दृश्य देखिए आप। गालिब लिखते हैं दस्तंबू में, कोतवाल की पत्नी और लड़कियों के अलावा शहर की सारी स्त्रियों के गहने कायर और बदचलन डाकुओं के कब्जे में हैं। इन कोमलांगियों में जो हल्का सा अंदाजे नाज बाकी रहा था उसे इन लुटेरों ने छीन लिया कि इनके आत्म प्रदर्शन के काम आए। जो प्रेम करने वाले पहले कोमलांगियों के नाज नखरे उठाते थे अब इन बर्बरों के नाज उठाने पर मजबूर हैं। इन बेहुदा लोगों के दिमागों में गरूर इस हद तक समा गया है कि अगर इनकी हरकतों को देखो तो मालूम होगा कि कुछ बगुले चक्कर खाते फिर रहे हैं और छिछोरे हर वक्त इस आत्म प्रदर्शन और घमंड में तल्लीन रहते हैं जैसे कुछ तिनके पानी की सतह पर बढ़े चले जा रहे हैं। बड़े बड़े विद्वानों और धनिकों की प्रतिष्ठा धूल में मिला दी गई और जिन लोगों के पास धन न था न सम्मान, वे असीम धन और आदर सम्मान के स्वामी हैं। जिसका बाप गलियों की खाक छानता फिरता था वह हवा को दासी समझ रहा है। जिसकी मां पड़ोसी के घर से आग मांगकर लाती थी वह आग पर हुक्म चलाने का दावेदार है। नीच आग और हवा पर शासन नीच आग और हवा पर शासन करना चाहते हैं और हम इन परेशान हाल लोगों में से हैं जो संतोष और शांति के लिए सिर्फ चंद क्षणों और न्याय के इच्छुक हैं। अनको ये जो पहलू है दस्तंबू का, ये पहलू बहुत ही दर्दनाक पहलू है। आप सोचिए दिल्ली के लैंप पोस्ट पर टांग टांग के लोगों को फांसी पर लटकाया गया और ऐसे 27,000 लोगों को मौत की घाट उतारा गया। मेरा कहना यह है कि गालिब पर जब हम बात करेंगे, आज के दौर में बात करेंगे, तो हम हिटलर के जमाने में बात करते हैं तो कहते हैं नरसंहार के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, मुसोलिनी के जमाने में बात करते हैं तो कहते हैं नरसंहार के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, जलियांवाला बाग के संदर्भ में बात करते हैं तो कहते हैं कि नरसंहार हुआ था वहां। 1857 के नरसंहार का साक्षी नहीं था, दिल्ली में नरसंहार हुआ था।
दुख की बात यह है कि नरसंहार का जो चेतना होनी चाहिए वो 19वीं शताब्दी के साहित्य से एक सिरे से गायब है। कम से कम हिंदी के साहित्य के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि हिंदी के साहित्य में नरसंहार की चेतना गायब है। गालिब ने जिस शिद्दत के साथ में नरसंहार के डिटेल्स और ब्यौरे अपने तरीके से दस्तंबू में अंकित किए, उस तरह के डिटेल्स और ब्यौरे न तो भारतेंदु के यहां मिलते हैं, न भारतीय हिंदू मंडल के लेखकों के यहां मिलते हैं, न भारतीय हिंदू मंडल के बाद के लेखकों के यहां मिलते हैं। और तो और नरसंहार को आप डिस्कस अगर नहीं करेंगे, जो कि हुआ है, तो आप ये तय मान लीजिए, आप 1857 में जो नरसंहार हुआ वो उसका क्लाइमेक्स था भारत विभाजन और उसका नरसंहार। अगर वो प्रथम स्वाधीनता आंदोलन संग्राम का क्षण था और 1947 जो है वो स्वाधीनता मिलने वाला क्षण था, तो इन दोनों में दोनों चीज कॉमन है। वहां स्वाधीनता की शुरुआत हुई थी या स्वाधीनता मिली थी, वहां मासेकर हुआ था और यहां भारत विभाजन के साथ में लाखों लोग मारे गए। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि साहित्य को पढ़ते समय नरसंहार के परिप्रेक्ष्य में हम अपने यहां के साहित्य को क्यों नहीं देखते। और खासतौर पर 1857 के संग्राम के दौरान जो स्थितियां बनी, जिसमें तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी जिन्हें मैं रेखांकित करके ये आज की बातचीत में फिलहाल यहां ही रोकूंगा। वो ये कि पहली चीज, पहली बार बड़े पैमाने पर मुसलमानों का मासेकर हुआ। दूसरी चीज, उसमें अनेक हिंदू भी मारे गए लेकिन मुसलमान सबसे अधिक मारे गए। दूसरी चीज, भारत में घेटो कल्चर, जिस घेटो कल्चर में मुसलमान खदेड़ के बांध दिए गए, घेटो कल्चर की शुरुआत हुई। तो आप तो कल्चर की बात करते हैं, मास कल्चर की बात करते हैं, लेकिन आप घेटो कल्चर की तो बात नहीं करते। दस्तंबू में उसके रेफरेंस अवेलेबल है घेटो कल्चर के, कि कैसे लोगों को खदेड़ा गया है। गालिब के पत्रों में उसके रेफरेंस अवेलेबल हैं। तो गालिब पर जब बात करेंगे, नवजागरण पर जब बात करेंगे, तो राजा राममोहन राय की बात तो होगी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की भी बात होगी, मैंने भी की है। लेकिन क्या हम, तीन बड़ी चीजें घटी हैं। एक तो यह है कि किसानों का जो प्रतिवाद, अकाल और अकाल से जो पूरा तबाह था संसार 19वीं शताब्दी का, महामारी से प्रभावित था 19वीं शताब्दी का पूरा भारत, कई बार ये स्थितियां आई। और ये मासेकर, जो 1857 का सबसे बड़ा मासेकर था। जितने भी रिवेल, पैरेलल, स्वतंत्र क्षेत्र अंग्रेजों के जमाने में निर्मित हुए, जिसे हम लोग कहते हैं ना, अंग्रेजों के जमाने में सिर्फ एक ही बगावत नहीं हुई थी 1857 की, पहला ही स्वाधीनता संग्राम नहीं था, बल्कि 1857 के संग्राम के बाद अनेक क्षेत्रों में लोगों ने समानांतर शासन व्यवस्था निर्मित की, अंग्रेजों को घुसने नहीं दिया। कहीं 2 साल, कहीं 3 साल, कहीं 1.5 साल, कहीं 1 साल। तो वहां सिर्फ एक 1857 नहीं था, बल्कि दर्जनों 1857 की घटनाएं हुई। और इन सब को कुचला गया, इसलिए एक बड़ा नरेटिव नरसंहार का बनता है, जिसको कि हम साहित्य के लोग और इतिहास के लोग, मासेकर का पर्सपेक्टिव, नरसंहार का पर्सपेक्टिव सिर्फ सांप्रदायिक दंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पहले भी था, अंग्रेजों के जमाने में भी था। वह जलियांवाला बाग से शुरू नहीं होता। जलियांवाला बाग की कांड की घटना डायर की घटना से शुरू नहीं होता, वह शुरू होता है 1857 के संग्राम और उसके दमन के साथ।
इसलिए जब हम 1857 के संग्राम पर बात करें, और खासतौर पर हमारे पास में एक बहुत महत्वपूर्ण रेफरेंस पॉइंट है दस्तंबू गालिब का, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आज जिस समस्या से भारत दो चार है, कौन सी समस्या है? सारे देश में हेट कैंपेन है। हेट कैंपेन की नींव सबसे पहले मुस्लिम शासकों के खिलाफ में, मुसलमानों के खिलाफ में इसकी नींव रखी गई 19वीं शताब्दी में। उर्दू के खिलाफ में हेट कैंपेन की शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी साधारण शताब्दी नहीं है। 19वीं शताब्दी के अंदर ही एक कोशिश की गई कि हिंदुओं को हिंदी के साथ जोड़ दिया गया, यानी हिंदी किसकी भाषा? हिंदुओं की भाषा। उर्दू किसकी भाषा? मुसलमानों की भाषा। जबकि वास्तविकता यह थी कि दोनों पढ़ते थे एक दूसरे को, दोनों बोलते थे एक दूसरे को। भाषा का धर्म से कोई संबंध होता ही नहीं है। तो 1857 का संग्राम और उसके साथ में दस्तंबू का रेफरेंस, खासतौर पर गालिब का रेफरेंस, दो नए पर्सपेक्टिव पर सोचने के लिए विवश करता है। नंबर एक, साहित्य का मूल्यांकन करते समय नरसंहार के परिप्रेक्ष्य में साहित्य को विश्लेषित किया जाना चाहिए। नंबर दो, 1857 के साथ भारत में जो घेटो कल्चर आई, उस घेटो कल्चर को डिकोड किया जाना चाहिए, उद्घाटित किया जाना चाहिए। गालिब ने अपने तरीके से ये काम किया, हम लोगों को भी ये काम करना चाहिए। तभी हमें समझ में आएगा कि पिछले 1857 के संग्राम के बाद भारत में कैसे कुछ जातियां, कुछ समुदाय, कुछ धर्म के मानने वाले खदेड़ के एक कोने में डाल दिए गए, एक गली, एक बस्ती, एक इलाके में डाल दिए। भारत ऐसा नहीं था। भारत में मिली जुली संस्कृति थी, मिले जुले लोग थे, मिले जुली आचार संहिता थी। लेकिन ये जो घेटो कल्चर आई, नरसंहार की कल्चर आई, इस नरसंहार की कल्चर को कालांतर में अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के जो आइडियोलॉजिकल वेपन के तौर पर काम कर रहे थे संगठन, उन लोगों ने उसे कैरी आउट किया। और यही वह जगह है जहां पर कि हमें गालिब को नए सिरे से विश्लेषित करने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।